हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CBSE का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर कहने का मतलब है इस बार जो 2025 का एग्जाम पेपर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसमें भी क्या डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग MCQ का डिस्कशन करेंगे। किसका डिस्कशन करेंगे? MCQ का। अब टोटल MCQ कितना होता है, CBSE का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके बारे में यदि हम जानते हैं तो टोटल 16 क्वेश्चन होता है। एक मार्क्स का 16 × 1 टोटल 16 क्वेश्चन होगा। इसमें से 12 MCQ होता है। कितना MCQ होता है? 12 MCQ होता है। और 4 जो होता है वो असर्शन रीजन क्वेश्चन होता है। टोटल इस तरह से 16 क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 48 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए बेनिफिट होगा। जो कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं 15 जुलाई को जो है उनके लिए भी बेनिफिट होगा, और जो अगले साल बोर्ड देंगे 2026 में उनके लिए भी बेनिफिट होगा, ठीक है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है यहाँ पर और किस तरह का क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखा गया है जो पेपर में लिखा हुआ रहता है। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन, वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो सेक्शन ये है देखिए 16 × 1 16 नंबर। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इन केस ऑफ एसोसिएशन एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी। एसोसिएशन के केस में जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो क्या होगा? एसोसिएशन मतलब क्या होता है? जुड़ना। जुड़ने से मोलर मास क्या होता है? बेसिकली बढ़ जाता है। पहले एक था, जोड़ के 2 हो गया, डाइमर बना लिया तो उसका मोलर मास क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। यही ध्यान रखिएगा। वेंट ऑफ फैक्टर पूछा रहता तो एसोसिएशन के लिए जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है वो होता है I<1 होता है। डिसोसिएशन के लिए I>1 होता है। I के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है वो बेसिकली नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास भी होता है, लेकिन वो है नहीं। तो पहला आंसर ये है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4+2 SN2 स्लैश देके दिया हुआ और कितना है? 0.15 वोल्ट। सेम इसी तरह क्रोमियम के लिए दिया गया +3 से क्रोमियम को -0.74 वोल्ट। बोला है कि 2 कपल को स्टैंडर्ड स्टेट में कनेक्ट किया जाता है और एक सेल बनाया जाता है तो सेल पोटेंशियल क्या होगा? तो देखिए, जो सेल पोटेंशियल होता है E0 सेल जिसको हम लोग बोलते हैं वो किसके बराबर होता है? बेसिकली E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ क्या होता है? एनोड होता है। तो कैथोड पर जो है उसका जो वैल्यू है वो कितना है? 0.15, ठीक है। माइनस एनोड पर जो है उसका जो वैल्यू है वो कितना है? -0.74, तो -0.74। अब यदि दोनों का हम लोग सम करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व करते हैं इसको तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस यदि प्लस हो गया तो दोनों को ऐड करेंगे तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका +0.89 वोल्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा। द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr3+ इज। Cr3+ का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बोला है। तो देखिए Cr3+ पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फिगरेशन होगा क्रोमियम 4s1 3d5। क्रोमियम जो है 24 नंबर पर दे भी दिया है। देखिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 4s1 3d5। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा 3+ बोला है तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो आउटर मोस्ट शेल से एक गया और फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो बचेगा 3d3 और मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालना होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है √n × n+2। n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब d3 लिखा हुआ है तो 5 तक तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होता है तो यहाँ पे n बराबर 3 हो जाएगा। तो 3 यदि हम पुट करते हैं तो 3 × 3+2 3+2 5 हो जाएगा, मतलब √15 और √15 जो होता है वो होता है 3.87 bm। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत कम डिफरेंस दिया गया है 3.47 3.57। √15 जो होता है वो कितना होता है? 3.87 bm। बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन है? देखिए अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो कितना है और क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो बोलता है एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड। सल्फाइड किसको बोलते हैं? SO3 2- SO3 2- को किसमें ऑक्सीडाइज करता है? कौन? एसिडिफाइड KMnO4। तो ये ऑक्सीडाइज करता है सल्फेट में, याद रखिएगा सल्फेट में ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, सल्फेट में। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ प्लेटिनम PtNH3 Cl2 अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो प्लेटिनम को हम मान लेते हैं X, अमोनिया जो NH3 दिया हुआ है जिसे हम लोग एमाइन बोलते हैं उसका 0 होता है, क्लोरीन का -1 होता है और 2 क्लोरीन है तो -1 × 2 होगा और ओवरऑल जो चार्ज है इसके पास वो कितना है? 2+ है। तो यहाँ से यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो x - 2 बराबर आएगा 2 तो x बराबर आएगा 4। तो 4 का एक ही ऑप्शन है, मतलब C और A तो कैंसिल हो चुका है, बचा B और D। अब ध्यान दीजिएगा जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर का नेमिंग लिखते हैं यूपीएससी नेमिंग तो कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि बाहर में चार्ज प्लस में है तो वहाँ पर हम लोग सिंपली जो नाम रहता है वही लिखते हैं, मतलब प्लेटिनम PT जो है वही होगा, प्लेटिनेट नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? B नंबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा B। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो बोलता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट 2 चीज़ याद रखिएगा। पहला, मॉलिक्यूलर मास यदि ज़्यादा होगा
मॉलिक्यूलर मास यदि ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, पहला। दूसरा क्या ध्यान में रखना है, यदि ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, देखिए सब में टोटल 4 कार्बन है और 1 Br है, सब में सारा स्ट्रक्चर में 4 कार्बन है 1 Br है, मतलब मॉलिक्यूलर मास सब में सेम है। तो हमको देखना पड़ेगा ब्रांचिंग, तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग 3 में है, तो सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 3 का होगा। उसका देखिए यहाँ पर ब्रांचिंग है तो मतलब 3 के बाद 1 होगा और सबसे ज़्यादा हो जाएगा 2 का, तो 3 1 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3 1 2। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके पास 7 नंबर, अल्काइल हैलाइड जिसे हम लोग RX बोलते हैं, अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा ये SN2 के बारे में बात किया जा रहा है, बायोमोलिकुलर। तो SN2 में इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, ये हम लोग याद करते हैं ध्यान से, जो मैकेनिज्म पढ़े थे। SN2 और SN1 का वीडियो भी अपलोडेड है, यदि आप वो नहीं देखें तो उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशंस हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। करेक्ट ऑर्डर पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो यहाँ देखिए सबसे पहले C6H5OH दिया हुआ है। C6H5OH मतलब फिनॉल के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो फिनॉल क्या होता है उसके बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो बेंजीन और बेंजीन से लगा हुआ OH। ठीक है, उसके बाद H2O मतलब HOH, उसके बाद ROH। अब यहाँ पे देखिए यदि H+ रिलीज होगा तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इस बारे में यदि हम लोग बात करते हैं कि यदि H+ रिलीज होगा तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए H+ रिलीज होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ठीक, अब ये आगे यदि हम बात करते हैं सेम इसी तरह यहाँ से यदि रिलीज होगा तो यहाँ पर भी आएगा माइनस, यहाँ पर भी आएगा माइनस। अब ये सब में देखेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो जो बेंजीन वाला स्ट्रक्चर है यहाँ फिनॉल वाला में, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का काम कर जाएगा, उसको अनस्टेबल बना देगा, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा फिनॉल वाला, फिर होगा वाटर, फिर होगा ROH, मतलब A नंबर इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपको H हटा देना है और देखना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। H हटाने के बाद जब माइनस चार्ज आ जाए तो देखना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, वही आपका आंसर होगा, वहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। द एसिड फॉर्म्ड व्हेन प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। प्रोपाइल कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रोपाइल कहने का मतलब क्या है, 3 कार्बन और तीनों लाइन से होगा C3H7 और मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोला है मतलब MgBr इज ट्रीटेड विद CO2 फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए CO2 के साथ और बाद में हाइड्रोलाइसिस कर दिया गया है, मतलब COOH जो होगा वो ऐड हो जाएगा इसमें। तो C3H7 MgBr हटेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा MgBr हटेगा और यहाँ पर क्या लगेगा COOH लग जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा C3H7 COOH, A नंबर आंसर हो जाएगा C3H7 COOH। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बोला है द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेनामाइड इनटू प्रोपेनामाइन इज। देखिए सबसे अच्छा रिएजेंट पूछा है, तो सबसे अच्छा रिएजेंट होगा क्या क्या दिया हुआ है, XSH2, इससे होगा रिएक्शन, इससे भी होगा रिएक्शन। देखिए आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस से भी रिएक्शन होता है, लेकिन इसमें जो कार्बन का नंबर है वो घट जाता है। ठीक है, तो चलेगा नहीं हम लोग का। तो जो परफेक्ट है वो क्या है, LiAlH4 बेस्ट सुटेबल एजेंट होता है इन ईथर। वैसे LaH जो होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, वो थोड़ा एक्सपेंसिव इन नेचर होता है। क्या होता है, एक्सपेंसिव इन नेचर। आगे क्या दिया देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में क्या सही नहीं है, ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज होता है, ये सही है। ऑन हीटिंग विथ HI इट फॉर्म्स NHN, ये भी सही है। इट एग्जिस्ट इन फ्यूरेनोस फॉर्म, यही गलत है। सीप टेस्ट नहीं देता है, ये भी सही है। बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो फ्यूरेनोस फॉर्म क्या होता है, बेसिकली कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन होगा, 5 का रिंग होगा, 4 कार्बन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। एक्चुअली में जो ग्लूकोज होता है वो पायरानोज के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, पायरानोज के फॉर्म में होता है। पायरानोज होता तो सही होता, नॉट ट्रू बोला है तो 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नॉट ट्रू ही खोजना था हमको, क्या खोजना था, नॉट ट्रू ही खोजना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन ए कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। कच्चा आम को रख दिया जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में अचार बनाने के लिए, तो वो श्रिबल हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्या होता है उससे, वाटर का लॉस होता है। किसके थ्रू होता है, तो देखिए एक है रिवर्स ऑस्मोसिस, एक है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है लॉस, किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू लॉस होता है। आगे बढ़ते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर। तो क्या बोलता है देखिए, CrH2O6 Cl2 Fe2O6 Cl2 आर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये ट्रू है।
क्योंकि इसके अंदर जो लिगेंड्स है वो सब सेम है। यदि सेम लिगेंड्स रहता है तो उसको होमोलिप्टिक बोलते हैं, यदि अलग अलग होता है तो उसको हेट्रोलिप्टिक बोलते हैं। ऑल द लिगेंड्स अटैच्ड टू मेटल्स आर सेम, मतलब असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 13 का ये हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज इन ऑर्डर, तो मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो पहले आई होगा, फिर Br होगा, फिर Cl होगा, फिर F होगा। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, लेकिन सोचिए यहाँ पर बता रहा है हैलाइड के बारे में, इसको कंपेयर कर रहा है हाइड्रोकार्बन के बारे में, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। सही तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर। अगले 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया, देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए, इसमें 2 कार्बन है और OH है। यहाँ पर मिथॉक्सीमीथेन में एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहला तो ट्रू हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यहाँ लिख दिया देखिए इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं, यहाँ पर पाया जाता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा नहीं होगा, इंटर होगा। तो इंट्रा यदि लिखा हो तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के साथ ही असर्शन ट्रू, रीजन हो गया फॉल्स। तो इसका आंसर हो चुका है आपका सी। ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड एक्सेप्ट ग्लिसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। तो एनसीईआरटी का जो टेबल बनाया हुआ उसमें साफ साफ लिखा गया है, तो ये ट्रू है। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फिगरेशन, ये भी ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। ठीक है, इस तरह से ये पहला जो सेट होता है वो आपका समाप्त होता है। अब हम लोग अगले सेट की ओर आगे बढ़ते हैं, उसमें भी हम लोग 16 MCQ देखेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। आप इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको मतलब MCQ का अनुमान लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। हम लोग 3 सेट का MCQ डिस्कस करने वाले हैं। अभी सिर्फ पहला सेट खत्म हुआ है, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे हम लोग। हाँ, तो देखिए, अगला सेट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा और फिर से हम लोग 16 क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल MnO4- टू MnO2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, MnO4- यहाँ पर है आपके पास, इससे ये कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में। 1 मोल है, कितना का जरूरत पड़ेगा ये बोलता है। तो यहाँ देखिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा +7। अब बोलेंगे सर कैसे, आप तो +7 डायरेक्टली बोल दे रहे हैं। तो मैग्नीज का आप मान लीजिए X, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितना ऑक्सीजन है 4, टोटल इसका चार्ज जो है वो MnO4- लिखा हुआ मतलब -1 है। तो X बराबर कितना हो जाएगा, -1, इधर से -8 उधर जाएगा, बराबर के उधर तो +8 होगा, तो +7 आ जाएगा। सेम इसी तरह ऑक्सीजन का -2 होता है तो 2 ऑक्सीजन है तो +4 हो जाएगा। अब सोचिए, इधर +7 है और इधर +4 में गया, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का सर गेन किया होगा। अब सोचिए 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है 1 मॉलिक्यूल इसका। ठीक है, तो 1 मोल रहेगा तो कितना गेन करेगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराड होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराड होता है। तो 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 फैराड हो जाएगा। ठीक है, 1 फैराड बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमको 3 मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है फॉल्स स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो रेट बराबर होता है के मतलब कांस्टेंट, मतलब इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ट्रू है, सही है। हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। तो टी हाफ जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, A0/2K, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जो है डिवाइडेड बाय 2K, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है रेट कांस्टेंट के। ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, K, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी सही है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में भी 0 नहीं, मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकता, यही गलत है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी बराबर ln2/K होता है, ln2 का वैल्यू 0.693 है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी नंबर हो गया। ध्यान दीजिएगा, जो गलत है वही बोला है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज मेजर ऑफ। कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है एक दूसरे के साथ, उसको उससे हम लोग को मिलता है मॉलिक्युलरिटी। रिएक्शन का क्या मिलता है, मॉलिक्युलरिटी। थर्ड का सी हो जाएगा। ये देखिए, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, 18 + 10 28 और 1 29। आर्गन का 18 होता है ना, 29 नंबर पर कौन होता है, क्रोमियम या कॉपर, कॉपर होता है। और याद होगा ये एक्सेप्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है 2 को, पूछा है किस तरह का लिगेंड से, आयोनाइजेशन, आइसोमर, लिंकेज। तो ये लिंकेज आइसोमर है। सर कैसे पता,
देखिए NO2 लिखा हुआ है, एक में नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, NO2 माइनस है और एक में ONO माइनस है। यहाँ पर यदि आप गौर कीजिएगा तो लिंकेज चेंज हो जा रहा है, एक में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक में ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो लिंकेज जो है वो चेंज हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमर। डायामैग्नेटिक स्पीसीज इसमें से कौन है? तो डायामैग्नेटिक स्पीसीज यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। तो आप निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे पहले, तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, देखिए निकेल का आ जाएगा x मानते हैं, साइनाइड का -1 होता है तो -4 मतलब +2 आएगा। निकेल +2 जब ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे तो 4s2 3d8 होता है, 4s2 3d8। आर्गन को मैंने हटा दिया तो 4s2 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 3d8। अब 8 इलेक्ट्रॉन यदि हम फिल करेंगे यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से 1 2 3 4 5, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन फिल हुआ? 5। एक और इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। अब यहाँ साइनाइड दिया हुआ है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड होता है तो यहाँ पर पेयरिंग होगा, ये दोनों आपस में क्या कर लेगा? पेयर कर लेगा, तो एक d ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आएगा, एक s और p से 2, तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। डायामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 0। 6 का तो A आ जा रहा है, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है इसका मतलब, क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक ही होगा, आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे साफ साफ एक एनसीईआरटी क्वेश्चन में दिया है NiCN(4)2- वो डायमैग्नेटिक होता है, NiCN(4)2- ये पैरामैग्नेटिक होता है, क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन है क्योंकि साइनाइड है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और Cl है, उसके बाद वीक फील्ड लिगेंड है, उसके कारण। अगले क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, IUPAC नेमिंग पूछा गया। सोचिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, IUPAC नेमिंग पूछा जा रहा है आपसे, करेक्ट IUPAC नेमिंग। तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? देखिए टॉलिन के रेस्पेक्ट में रहता तो CH3 से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ टॉलिन, लेकिन नाम देख रहे हैं बेंजीन लिखा हुआ है, बेंजीन लिखा हुआ है मतलब नाम Cl से स्टार्ट होगा। क्लोरीन, क्लोरो है 1 2 3 4 5 6, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, C नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, इसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोलता है, देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब ठीक है, एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है और इधर कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, उस पर OH लगा हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग CrO3 के साथ। तो देखिए ये उतना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीडाइज इसको करेगा, मतलब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा डबल बॉन्ड O में। तो सोचिए डबल बॉन्ड O में यदि कन्वर्ट हुआ ये, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कीटोन बोलते हैं, एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, 1 डिग्री रहता तो बन जाता है एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री है तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर नहीं बनता है क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। तो आज का आंसर आपका हो जाएगा B। फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड का जो कन्वर्जन होता है उसको क्या बोलते हैं? ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉल्वे रिएक्शन। फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में चेंज कर देते हैं। सर सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? तो सैलिसिलिक एसिड का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें COOH लगा दीजिए, OH के जस्ट बगल वाले कार्बन पर, यही है सैलिसिलिक एसिड। क्या है? सैलिसिलिक एसिड, या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉल्वे रिएक्शन है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रीमा T1 रिएक्शंस, फिर आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका मान लीजिए इसमें नहीं पूछा, किसी दूसरा क्वेश्चन की तरह से पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बोलता है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन मतलब डीनेचर कर दिए प्रोटीन को, क्या कर दिए? एक तरह से उसका स्ट्रक्चर खराब हो गया, जो फोल्डेड स्ट्रक्चर था प्रोटीन वो खो दिया। क्यों खोता है, कैसे खोता है? तो देखिए अचानक जैसे कि टेम्परेचर उसको मिला, हीट में एक्सपोजर दिया उसको, pH चेंज हो गया, कुछ केमिकल्स वगैरह का यूज किए हैं, तो उसके कारण जो प्रोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ये भी होगा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी होगा। देखिए इसमें pH चेंज हुआ और इसमें हीट दिए, हम लोग बॉईल करते हैं तो हीट देते हैं। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसमें ब्लड अपने आप जमता है, क्लोट कर रहा है, यहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं अलग से। तो इसका आंसर होगा बोथ A एंड B। स्ट्रक्चर किस में चेंज होगा? डीनेचुरेशन किस में होगा? कोगुलेशन ऑफ एग वाइट में और कर्डलिंग ऑफ मिल्क में। तो 10 का D आंसर है, ध्यान रखिएगा 10 का क्या आंसर है? D है। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइन टुगेदर बाय, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किससे जुड़े रहते हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है वो ग्लूकोज में होता है, किसमें पाया जाता है? याद रखिएगा ग्लूकोज में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज किसमें होता है? तो पेप्टाइड लिंकेज होता है बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो प्रोटीन में। एमिनो एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एमाइंस जो एमिनो ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, वो दोनों के मिलने से बनता है और इस तरह का बॉन्ड बनता है, CONH से जुड़ा हुआ रहता है इधर से, दोनों के बीच में वाटर का लॉस होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग जानते ही हैं। तो D होगा। स्कर्वी जो होता है विटामिन C की कमी से होता है और विटामिन C ऑप्शन में नहीं है, लेकिन स्कॉर्बिक एसिड है, स्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम विटामिन C होता है।
विटामिन के बारे में देख लीजिएगा, सबके बारे में कि कौन कौन सा विटामिन से कौन कौन सा डिजीज होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है असर्शन इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल इट्स हाफ लाइफ इज ऑल्सो डबल। ठीक है, टी हाफ जो होता है वो Ln2/k होता है, टी हाफ कॉन्स्टेंट होता है। टी हाफ क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है, तो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब पहला का आंसर क्या हो गया? फॉल्स। फिर क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डज नॉट, पहला फॉल्स हो गया तो सिंपल सी बात है, दूसरा फॉल्स ट्रू ही होगा, तभी डी आंसर हो सकता है, नहीं तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए मैंने पढ़ा ही नहीं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो टी हाफ बोलता है डिपेंड नहीं करेगा, सही बात है, डिपेंड कहाँ कर रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन पे। Ln2/k है तो डिपेंड तो नहीं किया। कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल्स एसिड, रिएक्ट करने पर नहीं रिलीज करता है, सही बात है। ठीक है, क्योंकि कॉपर का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है कॉपर का वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये भी ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, कॉपर लिबरेट नहीं करेगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। अगला है एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं होता है। ठीक है, ये भी सही है। RNH2 बनता है, RNH2 1 डिग्री एमाइन बनता है, लेकिन एरोमेटिक वाला नहीं बनता है, क्योंकि वो बॉन्ड एरोमेटिक वाला बॉन्ड जो होगा वो नहीं टूट पाएगा। क्यों नहीं टूट पाएगा? ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम लोग पढ़ते हैं, क्यों नहीं टूट पाएगा? क्योंकि देखिए कारण यहाँ पे आपका लिख दिया है, डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ द एनायन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड। थैलेमाइड के द्वारा जो एनायंस बनता है वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। मतलब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ये तो ट्रू है या फॉल्स? कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ये फॉल्स है। फॉल्स फॉल्स, एक मिनट, ट्रू नहीं है, क्या है? स्टोर कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बोला कैन नॉट बी स्टोर्ड। किसको स्टोर नहीं किया जाता है? विटामिन बी और विटामिन सी को। तो ये फॉल्स हुआ तो डायरेक्टली आंसर बोलिए ना डी सर, क्योंकि अगला फिर ट्रू ही होगा। विटामिन डी इज फैट सोल्यूबल विटामिन एंड इट नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन। ये भी यहाँ पर खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा सेट की ओर, मतलब तीसरा जो क्वेश्चन आया है सीबीएसई में इस बार, उसकी ओर बढ़ते हैं और उसके एमसीक्यू को देखते हैं। आपका टोटल 32 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो चुका है। आप यदि अच्छे से समझे होंगे तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको इसी टाइप का देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। ये देखिए तीसरा सेट भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ई नॉट सेल दिया हुआ 1.28 वोल्ट, पूछा है एज द रिएक्शन प्रोग्रेस व्हाट विल हैपन टू ओवरऑल वोल्टेज ऑफ द सेल। तो देखिए क्या होता है, ई सेल का फॉर्मूला सबसे पहले आप समझिए। जो ई सेल होता है वो होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू लिखते हैं हम लोग। अब क्यू में क्या लिखते हैं बेसिकली ध्यान रखिएगा, इधर जो कंसंट्रेशन है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये जो कॉपर का कंसंट्रेशन है Cu प्लस, अब देखिए उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, कोफिशिएंट 2 है तो उसके पावर में 2 जाएगा। अब यहाँ से हमको साफ साफ पता चल रहा है, साफ साफ क्या पता चल रहा है सर? ये साफ साफ ये पता चल रहा है कि इनॉट सेल में कोई भी चीज़ माइनस हो रहा है। अब माइनस हो रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कि Zn2 प्लस यदि बढ़ेगा तो लॉग का ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब ये पूरा ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो यदि इनॉट सेल में से कोई बड़ा वैल्यू घटेगा तो ओवरऑल जो वैल्यू होगा ई सेल का वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका मतलब इट विल डिक्रीज एज Zn2 प्लस इंक्रीजेज। जैसा जैसे Zn2 प्लस इंक्रीज करेगा जो ओवरऑल वोल्टेज है वो डिक्रीज करेगा। आउट ऑफ Fe3 प्लस स्कैंडियम 3 प्लस क्रोमियम 3 प्लस कोबाल्ट 3 प्लस आयन द वन विच इज कलरलेस, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो वही होगा कलरलेस। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 0। स्कैंडियम होता है 21 नंबर पर, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, आर्गन 18 हुआ, उसका लिखेंगे 4s2 3d1। ठीक, 3d प्लस बोला है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। यही तो आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ये नंबर आंसर हो जाएगा 2 का। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज गिवन बाय। देखिए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास सबसे पहले एमाइड रहता है, एमाइड को रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन के साथ और NaOH के साथ, तो रिएक्शन तो होता है और रिएक्शन होने के साथ ये कन्वर्ट हो जाता है एमाइंस में। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिए क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर एक चीज़ हुआ कि C डबल बॉन्ड O है वो
कम हो गया, मतलब एमाइन तो बना लेकिन एक कार्बन क्या हो गया, कम हो गया। तो सोचिए किस में होगा, R C+O NH2 कौन सा है, किस में होगा, तो एरोमेटिक C+O NH2 एरोमेटिक रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। इन द हावर्स स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स वेरियस कार्बन आइटम हैव बीन नंबर्ड। देखिए यहाँ पे नंबर लिखा गया 1, फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ यहाँ देखिए 3, फिर लिखा हुआ यहाँ 4, फिर लिखा हुआ यहाँ पे 5। द एनोमेरिक कार्बन इज, एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, तो एनोमेरिक कार्बन पहले वाले कार्बन को बोलते हैं जहाँ पे डिफर करता है और जिसके कारण उसका स्ट्रक्चर नाम चेंज हो जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, तो ध्यान रखना है एनोमेरिक कार्बन होता है C1। द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH, देखिए P बराबर क्या होता है KH और यहाँ पर रहता है X, ठीक, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि KH यदि बढ़ेगा तो X जो होगा वो घटेगा, या फिर KH यदि घटेगा, क्योंकि प्रेशर यदि कांस्टेंट है हमारा तो ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। KH और KH बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा P/X, देखिए मतलब ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी। गैसेस के लिए KH का जो वैल्यू होगा वो हाई होगा, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट मतलब गलत खोजना है। लेंथेनम इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सही है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो लेंथेनाइट सीरीज लेंथेनम से स्टार्ट ही नहीं होता है, 58 से स्टार्ट होता है और 71 तक जाता है, और लेंथेनम जो है वो 57 में है और वो है आपका कौन सा पीरियड, 6th पीरियड में है और उसका पहला एलिमेंट है, तो ट्रांजिशन सीरीज का वो एलिमेंट तो है, तो ये तो करेक्ट हुआ। जर्कोनियम एंड हैफनियम हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एटॉमिक रेडियाई बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इन लोगों का जो एटॉमिक रेडियाई वो सेम हो जाता है, ये भी ट्रू है। आयनिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम तक डिक्रीज करता है, ये भी सही है। तो एक ही ऑप्शन बचा, लेंथेनॉइड्स आर रेडियोएक्टिव इन नेचर, ये सही नहीं है, ये है गलत। क्या है, गलत है। जो लेंथेनॉइड्स होता है वो रेडियो एक्टिव इन नेचर नहीं होता है, आपको इनकरेक्ट बोला गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग के पास वो क्या है, आउट ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, 2 ब्रोमोब्यूटेन मतलब 1 2 3 4 कार्बन पर 2 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। 1 ब्रोमोब्यूटेन मतलब 1 पे लगा हुआ है, और 2 ब्रोमोप्रोपेन मतलब बीच में लगा हुआ है, ठीक। एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन मतलब 1 पे लगा हुआ है। कायरल पूछा जा रहा है, कायरल मतलब जिसमें 4 अलग अलग ग्रुप लगा हुआ हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये एक अलग ग्रुप, ये एक अलग ग्रुप, ये एक अलग ग्रुप, 3 गो तो हो गया यहाँ पे अलग अलग, हुआ ना 3 गो अलग अलग। अब एक हाइड्रोजन होगा तो 4 अलग अलग हो गया, तो कायरल होगा। 2 ब्रोमोब्यूटेन आंसर होगा 7 का ए, 7 का ए। अगला देखिए जो रिएक्शन दिया गया है, यदि ध्यान से देखिए तो पहला रिएक्शन में NH2 एरोमेटिक अमाइन है, NaNO2 प्लस HCl है, तो यहाँ पर बनेगा N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलेंगे यहाँ पर, ऐसे सॉल्ट बोलते हैं। और जब CH2OH इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये पूरा ग्रुप हट जाता है और वहाँ पर लग जाता है हाइड्रोजन, पूरा ग्रुप हटेगा और वहाँ पर लगेगा हाइड्रोजन। तो देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन यदि लगाएंगे, हाइड्रोजन तो हर जगह है, वहाँ पे लिखने का स्पेशल कोई ज़रूरत है नहीं, तो आपके पास बेंजीन आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। तो आपसे Y पूछा था, ध्यान रखिएगा, X पूछा रहा था तो ये आंसर होता, ये आपका है X, ये है आपका Y। ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, नहीं तो X पूछेगा तो आंसर अलग होगा, Y पूछेगा तो आंसर अलग होगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I माइनस, आयोडाइड जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, आयोडाइड। ये MnO4 इन अल्कलाइन मीडियम रिएक्ट किया तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडेट जिसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग, IO3 माइनस आयोडेट, तो डी नंबर इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड है वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। पॉलीहेलोजन मतलब बहुत सारा है, जिसमें DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीहेलोजन कंपाउंड। इट इज ए ग्रीन हाउस गैस नहीं है, फर्टिलाइजर भी नहीं है, बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड तो है लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल है।
तो 10 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी भी आया था इसी तरह का, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस है, तो MnO4 माइनस लिखिए सबसे पहले, MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हुआ, Mn2 प्लस में, MnO4 माइनस में निकाले थे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +7, +7 से किस में गया, +2 में। ऐसा करने में कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक मॉलिक्यूल को करना पड़ रहा है तो एक मोल को कितना करना पड़ेगा, 5 मोल इलेक्ट्रॉन। 5 मोल इलेक्ट्रॉन जो होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराड होता है, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन 5F हो जाएगा। अल्कीन आर फॉर्म्ड बाय द हीटिंग अल्कोहल विथ, देखिए अल्कोहल है, इसको हीट करते हैं हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये अल्कीन में चेंज हो जाता है। तो पूछता है कि पहला स्टेप इसमें क्या होता है, तो अल्कोहल मॉलिक्यूल्स का प्रोटोनेशन होता है। क्या होता है, अल्कोहल मॉलिक्यूल्स का होता है प्रोटोनेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं असर्शन रीजन में। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl गिव्स H2 एट कैथोड एंड Cl2 एट एनोड। एकदम सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। एक्वस NaCl से कभी भी सोडियम नहीं मिलता है, मोल्टेन NaCl से मिलता है। किससे मिलता है, मोल्टेन NaCl से। एक्वस NaCl से हाइड्रोजन और क्लोरीन ही मिलेगा। क्लोरीन हैज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन H2O, ये है आपका फॉल्स स्टेटमेंट, रीजन जो है वो फॉल्स है। ठीक है, क्लोरीन का हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है, क्लोरीन का हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है वाटर से, ठीक है, बट लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। ध्यान रखना है, क्लोरीन का हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है लेकिन लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है। तो ट्रू और फॉल्स होने के साथ ही आपका जो आंसर है वो हो चुका है सी। क्यूप्रस सॉल्ट, क्यूप्रस मतलब Cu+ का बारे में बात कर रहे हैं, तो Cu+, कॉपर का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, तो आपको याद होगा लिखे थे हम लोग आर्गन 3d10 4s1। अब सोचिए क्यूप्रस है तो +1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो 3d10 हो जाएगा, पूरी तरह से भरा हुआ, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये डायमैग्नेटिक होगा, ये स्टेटमेंट सही है। क्यूप्रस आयन हैज कंप्लीटली फिल्ड 3d ऑर्बिटल, ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ट्रू है। और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि पूरी तरह से फील्ड है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, डायमैग्नेटिक बोल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। एन ब्यूटाइल क्लोराइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नहीं हो सकता है, ब्रोमीन का मास ज़्यादा होता है, मोलिकुलर मास तो ज़्यादा हो जाएगा इसका, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। और जैसे फॉल्स हुआ इसका आंसर आप डी लगा दीजिए, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि असर्शन यदि फॉल्स होता है तो डी आंसर हो जाता है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज मोर पोलर देन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा होता है। एसिटेनिलीड इज लेस बेसिक देन एनिलीन। देखिए एसिटेनिलीन जो होता है उसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले ये है आपका बेंजीन, बेंजीन पर होता है NH, और ये जो NH होता है वो जुड़ा होता है C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ। अब यहाँ पे गौर कीजिए, इसके पास जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ठीक है, और एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं बगल में, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ NH2 होगा और इसका जो लोन पेयर होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक। तो ये बोला लेस बेसिक होता है एनिलीन से, क्यों होता है सोचिए, यहाँ पर H+ है, H+ कहाँ जाना चाहेगा, तो H+ एनिलीन के पास जाना चाहेगा आसानी से, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है इधर भी रेजोनेंस कर रहा है और इधर भी रेजोनेंस कर रहा है, इसका सिर्फ इधर कर रहा है, मतलब ज़्यादा अवेलेबल कहाँ है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो ट्रू हुआ। एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन, देखिए एनिलीन में एसिटाइलेशन किया गया है, CH3CO जोड़ा गया है, रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। अभी तो बोले इधर भी रेजोनेंस कर गया और इधर भी रेजोनेंस कर गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया, तो ये भी ट्रू है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस तरह से आपका टोटल 3 सेट का हमने यहाँ पर MCQ डिस्कस किया, टोटल 48 क्वेश्चंस, आपको 48 कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो में यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।